हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छा, ठीक होंगे। आज हम लोग बोहर परमाणु मॉडल जो पढ़ रहे हैं उनके द्वारा जो सूत्र प्राप्त किया गया था बोहर कोश की त्रिज्या का, उस कोश में इलेक्ट्रॉनों के वेग का और बोहर की ऊर्जा का, बोहर कक्षा की ऊर्जा का, तो उस सूत्र को आप याद कर लिए होंगे। अगर याद नहीं किए हैं तो फिर से एक बार कापी पर लिखिए और इसको याद कर लीजिए। त्रिज्या का हम लोग बोहर कक्षा की त्रिज्या हम लोग निकाले थे पिछले वीडियो में। R इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर अपान जेड। एच प्लांक नियतांक, एम इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का आवेश, एन कोस के एल एम एन कोस का मान है और जेड है उस स्पीसीज या उस परमाणु का परमाणु क्रमांक। मान रखने पर सबका मान एच और पाई और एम और ई का मान रखने पर 0.529 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर अपान जेड एंगस्ट्रॉम आया था। तो ये बोर त्रिज्या का मान था, यानी कि त्रिज्या का अगर कांस्टेंट हटा दिया जाए तो त्रिज्या किस पर निर्भर करती है। कांस्टेंट हटा दिया जाए तो त्रिज्या निर्भर करती है आर अनुक्रमानुपाती एन स्क्वायर अपान जेड पर। यानी किसी परमाणु की त्रिज्या परमाणु के कक्षा और उस तत्व पर निर्भर करती है या उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है। इसी तरह किसी कोश में या किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वेग का मान जो होता है v इज इक्वल टू ये 2 पाई स्क्वायर अपान एच मान रखने पर ये मान आता है, यानी v इज इक्वल टू 2.179 इंटू 10⁸ जेड अपान एन मीटर प्रति सेकेंड। यानी v डिपेंड करता है जेड अपान एन पर, इस पर निर्भर करता है। ये कांस्टेंट है, अनुक्रमानुपाती नियतांक हटा देते हैं तो ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये होता है, यानी ऊर्जा निर्भर करती है E इज इक्वल टू ई अनुक्रमानुपाती जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। आप इस सूत्र का निकालने की विधि का प्रैक्टिस कर लीजिए, भर्राटा याद कर लीजिए, जिससे कि आपको प्रश्न घुमाकर किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकें। इसी आधार पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूत्र क्या निकलते हैं, इन्हीं का हम प्रयोग करके निकालेंगे। विभिन्न एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के वेगों में संबंध। वेग भी जेड अपान एन पर निर्भर करता है। यदि किसी एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का परमाणु क्रमांक Z1 हो, यानी कि तत्व का परमाणु क्रमांक Z1 तथा उसकी कक्षा N1 क्या वेग V1 हो, यानी ये परमाणु है, इसका वेग यानी पहली कक्षा N1, ये मान लीजिए N1 है, इस पर वेग V1 है, तथा दूसरी एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, उसका परमाणु क्रमांक Z2 है और कक्षा N2 है, मान लीजिए दूसरी कक्षा है, तो उसकी कक्षा N2 का वेग V2 हो तो V1 अपान V2 बराबर Z1 बटे Z2 गुणे N2 अपान Z1, N2 अपान N1। कैसे आया देखिए, सूत्र का इस तरह हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये सूत्र याद है, यानी V अनुक्रमानुपाती है Z बटे N, यहां से देखिए ले लिया गया है। ये V इज इक्वल टू 2.179 इंटू 10⁸ जेड अपान एन मीटर पर सेकेंड है। तो यानी कि ये कांस्टेंट दोनों में सेम हो जाएगा, इसलिए कट जाएगा, इसलिए V1 Z1 और V2 अनुक्रमानुपाती होगा Z2 बटे N2। तो V1 बटे V2 इज इक्वल टू हो जाएगा Z1 बटे N1 अपान Z2 बटे N2। तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ये ऐसे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Z1 बटे Z2 इंटू N2 बटे N1। सूत्र समझ गए होंगे निकालना, तो यही इस तरह हो जाएगा। इसी तरह आवर्तकाल एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, किसी इलेक्ट्रॉन को किसी कक्षा को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय,
उस कक्षा का आवर्तकाल होगा। किसी अचल ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन के एक चक्कर लगाने में किसी फिक्स ऑर्बिट का, यानी एक चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल करता है। मान लीजिए 9वीं कक्षा में का इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल T बराबर सूत्र होता है, समय बराबर सूत्र दूरी बटे चाल। तो एक कक्षा की परिधि होती है 2πr और वेग v, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल हो गया, तो 2πr/v हो गया। ये सूत्र हो गया। अब r का मान, यानी r जो होगा, r का मान देखिए, किसी अचल ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन के एक चक्कर में लगाने की, मान लीजिए r का मान है, यहां से निकाल लेते हैं, r है z²। अगर एक ही परमाणु है, परमाणु का है, तो r अनुक्रमानुपाती है n², यहां से आया है r। ये अगर z बराबर दोनों का बराबर हो जाए तो ये n² हो जाएगा, और v अनुक्रमानुपाती है 1/n, v अनुक्रमानुपाती 1/n। z दोनों का सेम है तो z सेम हो जाएगा, एक ही परमाणु रहेगा, एक ही स्पीसीज रहेगा किसी एक ही स्पीसीज के लिए, तो ये हो जाएगा 1/n। तो t बराबर हो जाएगा, t कांस्टेंट को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा अनुप्रम, r का मान हो जाएगा n², अब v का मान हो जाएगा 1/n बराबर हो जाएगा, ये बता दे देगा हमें t अनुक्रमानुपाती n³, यानी t अनुक्रम, ये सूत्र निकल गया। इस पर आइए एक सवाल कर लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के k तथा l कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के आवर्तकाल का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या होगा? 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, क्या होगा भाई? क्वेश्चन हल करिए। हाइड्रोजन परमाणु के k तथा l कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के आवर्तकाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर लेते हैं। सूत्र है क्या? सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र है, क्या सूत्र है? T अनुपाती n³ है, यानी T1/T2 हो जाएगा, T1/T2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n1³ बटे में n2³। k कोस क्या होती है? k कोस, ये पहली कोस k होती है n बराबर 1, और दूसरी कोस l होती है n बराबर 2, यानी कि 1/2 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/8, यानी T1 संबंधे T2 इज इक्वल टू हो जाएगा, T1 संबंधे T2 इज इक्वल टू 1 संबंधे 8 का अनुपात हो जाएगा। सवाल कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये सूत्र लग जाएगा। यानी पहली कोस और दूसरी कोस के क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के k मतलब n बराबर 1, l मतलब n बराबर 2, यहाँ मान रख दीजिए। T1/T2 इज इक्वल टू n1³ बटे n2³। n1 का मान 1 रख दीजिए, n2 का मान 2 रख दीजिए। n1 का 1³ करेंगे 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1/8, यानी T1 संबंधे T2 बराबर 1 संबंधे 8 होगा। अब आइए यहां से स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तक कुल ऊर्जा में संबंध। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है -2 गुणे गतिज ऊर्जा। CGS पद्धति में हम लोग सूत्र का निगमन किए थे। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आया था -z, ये है -ze² बटे r, और गतिज ऊर्जा का सूत्र आया था 12ze²/r। पीछे की वीडियो देख कर खोल कर देख लीजिए, सूत्र का निगमन किया गया है। यानी क्वेश्चन आ गया गतिज ऊर्जा और स्थितिज, किसी कोश में इलेक्ट्रॉन गतिशील है, किसी
स्पीसीज का, तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में संबंध लिखिए, क्वेश्चन हो गया। तो इसका उत्तर हो गया स्थितिज ऊर्जा बराबर -2 गुणे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है +1/2 ZE²/R, और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है -ZE²/R। दोनों में संबंध निकाल लीजिए, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में। स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा में संबंध ज्ञात करिए। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर 2 गुणे कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा का मान देखिए यही है, ये सूत्र है EN, यानी ये निकाले थे -13.6 गुणे Z²/N²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कुल ऊर्जा यहाँ आई थी, या सूत्र का निगमन करते समय मान रखे हैं, आर का मान रखने पर सब आया है। स्थितिज ऊर्जा -ZE²/R, अभी सूत्र का निगमन हुआ है, पीछे भी सूत्र का निगमन कर लीजिएगा। 2 गुणे -12 ZE²/, कुल ऊर्जा होती है -12, 2 गुणे -12 ZE²/R। तो ये गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर 2 गुणे कुल ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा बराबर माइनस कुल ऊर्जा। एमकेएस पद्धति में या एसआई पद्धति में यहाँ ZE²/R जो लिखा गया है सीजीएस पद्धति में, वहाँ पर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ZE²/R होता है। R रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ दैट स्पीसीज, एंड गतिज ऊर्जा हो जाएगा 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 ZE²/R, यानी इसका आधा कर देंगे तो ये है, सूत्र में 2 का गुणा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। विभिन्न एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की कक्षाओं की ऊर्जा में संबंध क्या होगा। मान ली 2 स्पीसीज लेते हैं और 2 उनकी अलग अलग कक्षाएं लेते हैं, तो उनकी ऊर्जाओं में क्या संबंध होगा, इस पर आते हैं। देखिए, इसको खूब अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए, इस पर आगे हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए उस क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहिए। इसको 2-3 बार लिख लीजिए कि डायरेक्ट जो है सूत्र याद हो जा, फिर निगमन न करना पड़े। E1 का मान देखिए, E1 यहां से ले सकते हैं, यानी E1 होगा E1 Z1/N1। इसी तरह E2 अंतर्बानुपात हो जाएगा Z2² E1/E2 हो जाएगा, यहां से मान लेकर रख लेंगे, तो Z1²/Z2² इंटू N2²/N1², ये हो जाएगा। कैलकुलेशन देख लीजिए, सही लिखा है, मान रख दीजिए। यहाँ देखिए E1/E2, तो ये है Z1²/N1²/Z2²/N2², तो ये ऊपर चला जाएगा, तो Z1/Z2 का होल स्क्वायर इंटू N2/N1 का होल स्क्वायर। तो यही है, माना किसी स्पीसीज पर का परमाणु क्रमांक Z1 तथा उसकी N1 कक्षा में ऊर्जा E1 है, किसी दूसरे स्पीसीज का परमाणु क्रमांक Z2 तथा N2 कक्षा में ऊर्जा E2 है, तो E1/E2 बराबर Z1/Z2² इंटू N2²। इसमें हम अगला है निम्नतम अवस्था क्या कहलाती है, लोअर स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा, परमाणु व आयन का न्यूनतम ऊर्जा अवस्था को, निम्नतम लोवेस्ट एनर्जी लेवल को निम्नतम अवस्था कहते हैं। हाइड्रोजन के लिए निम्नतम अवस्था N=1 है, नहीं पहले कोष में इलेक्ट्रॉन जब होगा, पहले कोष में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए होगा तो वो निम्नतम अवस्था कहलाएगा। उत्तेजित अवस्था क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, निम्नतम अवस्था से ऊपर स्थित उच्च ऊर्जा अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है। यानी पहले कोष से, यानी इलेक्ट्रॉन पहले कोष से अगले कोष में जाते, ये पहले कोष से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए तो उसे उत्तेजित
अवस्था कहलाती है। हाइड्रोजन परमाणु, हीलियम परमाणु, लिथियम परमाणु, बेरिलियम, लिथियम हाइड्रोजन He+, Li++, यानी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, Be+++, Be++++, 4+ के लिए निम्न अवस्था n बराबर 1, पहला स्टेज 1 है, लोअर स्टेज। n2 यानी पहले से दूसरे में जब जाएगा तब प्रथम उत्तेजित अवस्था, यानी ये पहला है, n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है और n बराबर 4 है। यानी पहले से दूसरे में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी यहां से यहां जा रहा है, तो इसे कहते हैं प्रथम उत्तेजित अवस्था, ये दूसरा में। फिर तीसरे में मान लिया जाता है तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था होता है, और n बराबर 4 चौथे में जाता है तो तृतीय उत्तेजित अवस्था कहलाता है। अगला है विभिन्न एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की त्रिज्या में संबंध। तो क्या त्रिज्या में संबंध है? R अनुपाती n²/z², R n²/z होता है, ये सूत्र है। तो R1/R2 हो गया, सूत्र हो जाएगा, ये यहां से मान रख देंगे तो ये हो जाएगा Z2/Z1 इंटू n1²/n2 हो जाए। विभिन्न एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के संबंध, मतलब कि पहले स्पीशीज की त्रिज्या R1 तथा परमाणु क्रमांक Z1 है, n1 कोष में, n1 कक्षा में के लिए, और दूसरे स्पीशीज का परमाणु क्रमांक Z2 है, R2 त्रिज्या तथा n2 कोष में संबंध ये होता है। इसके आगे हम लोग जो है आते हैं, देखते हैं कुछ अगले परिणाम को हम लोग देखते हैं। उत्तेजन विभव या उत्तेजन ऊर्जा, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की निम्नतम ऊर्जा अवस्था से उत्तेजित अवस्था में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को उत्तेजन विभव, उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। इसे निम्नतम ऊर्जा से, ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ है, पहली कक्षा में है n बराबर 1 में, यहाँ से यहाँ तक ले जाना, दूसरा में n बराबर 2 के लिए ले जाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाना, यहाँ से फिर यहाँ ले जाना, तीसरे में ले जाना, पहले से तीसरे में ले जाना, फिर पहले से चौथे में ले जाना, ये जो ऊर्जा होती है यही जो है उत्तेजन अवस्था कहलाती है। हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन आयनों के लिए देखिए ऊर्जा है, प्रथम उत्तेजित अवस्था E2 - E1, यानी यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, प्रथम से द्वितीय में, और द्वितीय उत्तेजन अवस्था है E2 - E1, यानी कि यहाँ से पहले से तीसरे में ले जाने में। और तृतीय उत्तेजन विभव या ऊर्जा है E4 - E1, पहले से चौथे में ले जाने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही उत्तेजन अवस्था कहलाती है। E1 निम्नतम उत्तेजित अवस्था कहलाती है, E2 प्रथम उत्तेजित अवस्था, E3 द्वितीय उत्तेजित अवस्था, E4 तृतीय उत्तेजित अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉनों की जो है ऊर्जा है प्रथम निम्नतम ऊर्जा स्तर, द्वितीय ऊर्जा का उत्तेजन अवस्था के लिए ऊर्जा है, ये तीनों ऊर्जा है। आयनन ऊर्जा क्या होती है? आयनन को अनंत से किसी कोष में ले आना या कोष से अनंत में ले जाना, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनंत पर ऊर्जा का मान 0 होता है, इसलिए आयनन ऊर्जा का मान हमेशा -E1 होता है। सूत्र का निगमन हो चुका है। इलेक्ट्रॉन की प्रति सेकेंड परिक्रमों की संख्या, नहीं ये प्रति सेकेंड इस कोष में कितने परिक्रमण करेगा, कितना चक्कर मारेगा, तो ये होता है न्यू आवृत्ति/2πr से हम निकाल सकते हैं। यदि k कोष में x1 परिक्रमा करता है, L कोष में x2, M कोष में x3, N कोष में x4, तो कौन सा बड़ा होगा? इसमें परिक्रमा ज़्यादा करेगा तो जो छोटी कक्षा होगी उसमें जल्दी इलेक्ट्रॉन घूमेगा, और इस तरह x1 > x2 > x3 > x4, इस तरह जो है हम परिक्रमण की संख्या। आइए हम लोग कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। हीलियम आयन तथा लिथियम ++ आयन में क्रमशः दूसरी और तीसरी बोर त्रिज्याओं के मान ज्ञात करिए। तो बोर त्रिज्या का मान दूसरी तीसरी कक्षा हीलियम और लिथियम के लिए निकाल लीजिए, सूत्र ये लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन की वेग की गणना करना है और कर लीजिएगा, इस सूत्र से कर लीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट भी हो जाएगा।
हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 5 अवस्था में तथा n बराबर 2 अवस्था वाले संक्रमण के दौरान उत्तेजित फोटॉन की आवृत्ति की गणना कीजिए। तो डेल्टा ई बराबर होता है डेल्टा एच सी अपान लैम्डा, इस सूत्र की मदद ले लेंगे तो निकल आएगा। और ई बराबर एच न्यू भी होता है, ई बराबर एच न्यू भी होता है। तो इस सूत्र की मदद से इस सवाल को हल करेंगे दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा की डेल्टा ई की 5वीं के लिए, और दूसरी के लिए हल करेंगे तो निकल आएगा। इसमें सूत्र हीलियम आयन के अगला है, हीलियम आयन की प्रथम कक्षा से संबंधित ऊर्जा की गणना कीजिए और बताइए कि कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तो चौथा है ऊर्जा की गणना करना है चौथी कक्षा के लिए, सूत्र ये लगा लीजिएगा हीलियम के लिए। और हाइड्रोजन की साधारण अवस्था में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। आयनन ऊर्जा मतलब क्या पूछ रहा है, तो सूत्र अभी पढ़े हैं हम लोग। डेल्टा ई बराबर ये बता दे रहे हैं, डेल्टा ई बराबर ई अनंत माइनस ई एन, ये बराबर 0 माइनस ई एन, और ई एन का मान यहाँ से रख देते हैं माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए है तो हाइड्रोजन 13.6 1/1 का वर्ग बटे 1 का वर्ग बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो आयनन ऊर्जा होती है प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इस तरह जो है बहुत आसान है, इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके और बहुत से सवाल एक्सरसाइज कर लीजिएगा। जो सवाल नहीं आता है उसको बार बार इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अच्छे से करिए, तैयार कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, अवश्य आ जाएगा। सूत्र का प्रयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।